हाँ जी नमस्कार, स्वागत है फिर से जितेंद्र। मैथ कॉन्सेप्ट में एक प्रैक्टिस सेट हमने किया था आरपीएफ के लिए कल, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले थे। आप लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था, बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेज मिले थे। तो उसी का एक सेकंड टाइप आज बनाते हैं। कल से थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, थोड़े से अलग अलग चैप्टर्स के, थोड़े से उससे अलग लेवल के क्वेश्चन करेंगे, नए नए क्वेश्चन करेंगे। और आपको पेपर से देख के आइडिया भी लग रहा होगा जब तक पेपर हुआ है कि बहुत ज्यादा मुश्किल भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो उसी कड़ी में एक सेकंड सेट हम आज करने वाले हैं, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो टाइम की बचत के लिए एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे फटाफट बता दो कि एट सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर, पहले साल का जो मिश्र धन है यानी कि जो अमाउंट है वो 2400 रुपये है, और दूसरे साल के अंत में जो मिश्र धन है वो है 2880 रुपये। और आपको बताना है कि जो ब्याज की दर है वो कितनी होगी, जो मूलधन है वो कितना होगा, और जो तीसरे साल के अंत में जो मिश्र धन है वो कितना होगा। तो आपके पास 30 सेकंड है, आप वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे ट्राई करेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज के केस में आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है कि आपका इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। यानी कि पहले साल का तो सीआई और एसआई सेम ही होता है, जब दूसरे साल का हम निकालते हैं तो पहले साल का जो इंटरेस्ट था उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। यानी कि दूसरे साल के लिए हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो होता है पहले साल का प्रिंसिपल प्लस उसमें ब्याज यानी कि मिश्र धन। यानी कि जो पहले साल का मिश्र धन है वो दूसरे साल के लिए हमारा मूलधन होता है। ठीक है, तो अगर आप ये चीज समझ पाए तो क्वेश्चन आपने कर ही लिया है। जैसे आपको पता है पहले साल का मिश्र धन जो है वो 2480 रुपये है, और दूसरे साल का जो मिश्र धन है वो 2880 रुपये है। तो आप यहां से ये चीज भी बता सकते हो कि जो दूसरे साल का ब्याज है वो 2880 में से 2400 घटाओगे तो वो आ जाएगा 480 रुपये। यानी कि आपने ये निकाल लिया क्योंकि वो पहले साल का था, ये दूसरे साल का मिश्र धन है। यानी कि आप इसमें से ये घटाओगे तो आपको ये पता चल गया कि दूसरे साल में कितना हमें इंटरेस्ट मिला है। तो अब आपके पास जो है वो मूलधन भी है, क्योंकि दूसरे साल के लिए पहले साल का मिश्र धन ही मूलधन होता है, और आपके पास ब्याज भी है। तो यहां से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो। कैसे? 480 डिवाइड बाई 2400 और मल्टीप्लाई बाई 100। तो इससे ये 24 दूनी 48 0, यानी कि वो आ जाएगा 20%। ठीक है, यानी कि जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आ जाएगी 20%। पहला पार्ट हमने सोल्व कर लिया है। अब बात आती है मूलधन की। मूलधन कैसे निकलता है कि पहले साल के जो भी मूलधन है उस पर इंटरेस्ट रेट लग के दूसरे साल का हमारा जो है वो मिश्र धन निकल आता है। जैसे 20% का मतलब होता है 1/5। यानी कि कोई भी धन अगर पहले साल में 5 है तो अगले साल में उस पर 1 रुपये ब्याज लगकर वो 6 हो जाएगा। यानी कि अगर पहले साल के शुरुआत में कोई धन 5 रुपये है तो 20% के हिसाब से एक साल का उसका जो इंटरेस्ट है वो 1 लगेगा। यानी कि उस साल के अंत में वो ये हो जाएगा 6, और इसी 6 की हमको जो है वो वैल्यू दी गई है 2400, क्योंकि यही तो है पहले साल की जो अमाउंट या जो मिश्र धन है वही है मूलधन प्लस ब्याज। और 6 की वैल्यू अगर 2400 है तो यहां से आप आराम से निकाल सकते हो 5 की वैल्यू जो है वो 2000 रुपये आएगी। यानी कि जो सेकंड पार्ट है वो भी आपने कर लिया है। अब हमारे पास सिर्फ बचता है तीसरे साल के अंत में मिश्र धन क्या होगा। तो आपको पता है तीसरे साल के लिए जो पहले 2 साल का मिश्र धन होता है वही होता है मूलधन तीसरे साल के लिए। तो आपका पहले 2 साल का ये है, यानी कि आप इस पे 2880 पे 20% निकाल लेंगे जब तीसरे साल का ब्याज, तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 0, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, यानी कि वो आ जाएगा 576 रुपये तीसरे साल के लिए ब्याज। और आपको तो चाहिए मिश्र धन, तो 2880 प्लस 576, तो ये आ जाएगा आपका 6, 8 और 7 15, 8 और 5 13 और 1 14 और 2 और 1 3, 3456 रुपये जो है वो आ जाएगा आपका तीसरे साल के अंत में मिश्र धन। तो ये थे आपके तीनों क्वेश्चन के आंसर। एक ही क्वेश्चन में मैंने इतने सारे क्वेश्चन इसीलिए ऐड किए ताकि ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो आपके दिमाग में थोड़ा सा घुसे, आपको ये समझ में आए कि किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन की अप्रोच होनी चाहिए। और जिन लोगों ने भी इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आप इसका फर्स्ट पार्ट भी देखें, क्योंकि आप सारे पार्ट देखेंगे तभी आपको अच्छे से, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो हम पहले पार्ट में हमने करवाए हैं, कुछ इसमें
तो हर जो वीडियो जो भी आएगी उन सभी वीडियोज में आपको नए नए कॉन्सेप्ट आपको देखने के मिलेंगे। तो आज की क्लास का जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके सामने लिख देता हूं कि आपको बताना है उस बेलन की ऊंचाई बतानी है जिसका आयतन जो है वो है 511 सेंटीमीटर क्यूब, और उसके अलावा दिया है हमें इसके आधार का अक्षेत्रफल, वो दिया है 36.5। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, मेंसुरेशन के मुश्किल क्वेश्चन पूछे ही नहीं जा रहे, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसी का फटाफट मुझे आंसर बता दो कि उस बेलन की ऊंचाई क्या होगी जिसका आयतन है 511 सेंटीमीटर की क्यूब और जो आधार का अक्षेत्रफल है वो है हमारा 36.5 सेंटीमीटर। तो फटाफट इसका आंसर बताओ और फिर इसका सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूं कि आप सीधे सीधे आपको कुछ भी नहीं करना था। बेलन की जो ऊंचाई है वो आप सिंपली निकाल सकते थे, इसका आयतन डिवाइड बाई इसका आधार का अक्षेत्रफल, ये 14 सेंटीमीटर आ जाती डायरेक्ट। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। किसी भी बेलन की ऊंचाई होती है उस बेलन का आयतन डिवाइड बाई आधार का अक्षेत्रफल। ये कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ये एक बेलन है, ठीक है, ठीक है, ये कोई बेलन है, इसका जो आधार होता है किसी भी बेलन का, आप कोई भी एक बेलन देख सकते हैं, 1 रुपये का सिक्का भी एक बेलनाकार शेप में होता है, तो इसका जो आधार होता है वैसे गोलाकार होता है, यानी कि एक सर्कल की शेप में होता है। बेलन का जो आधार ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी ये पोर्शन होता है, ये इसका हमेशा सर्कल की शेप में होता है बेलन में, आपको पता है। और इसका जब आप क्षेत्रफल निकालते हैं सर्कल का तो ये आता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और जब आप किसी भी सर्कल का किसी भी बेलन का आयतन निकालते हो तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये मान लो कुछ भी आ गया, इसको मैं v से डिनोट कर देता हूं कि आपने आयतन निकाला। तो जब आप इसमें h निकालोगे तो h क्या आएगा, इसको आप सिंपली v डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर, और इसी को मैं बोल रहा था यहाँ पे कि बेलन का आयतन डिवाइड बाई उसके आधार का क्षेत्रफल होता है ऊंचाई के बराबर। तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। उसके अलावा हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, उसकी भी अगली वीडियो आज रात को बन जाएगी या फिर कल सुबह बन जाएगी। तो कल आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की भी अगली वीडियो जो है मिल जाएगी। और उसके अलावा भी छोटे छोटे और भी बहुत सारे टॉपिक आप लोगों के लिए, बहुत सारी वीडियोज जो हैं वो भी और बनने वाली हैं। तो अब आपको बताना है आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज है, इसमें आपको इसकी ऊंचाई दी है 12√3 और आपको बताना है अक्षेत्रफल क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसी तरीके के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा टफ लेवल नहीं आया है। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई है 12√3 सेंटीमीटर और आपको बताना है उसका अक्षेत्रफल क्या होगा। तो आप 20-25 सेकंड ट्राई करिए, उसके बाद वापस आइए और फिर इसका सोल्यूशन देखिए। तो एक चीज आपको पता होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, समबाहु त्रिभुज में जो ऊंचाई होती है वो होती है √3/2a। यानी कि अगर आपको किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दी है और आपको ऊंचाई निकालनी है तो √3/2a होता है। जब हम इसको पढ़ेंगे, ज्योमेट्री में पढ़ेंगे और मेंसुरेशन में भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो उस टाइम पे इसको पूरा एक्सप्लेन करके मैं बता दूंगा ये कैसे आया है। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना नोट कर लें कि इसको ये होता है √3/2a और आपको ऊंचाई जो है वो दी हुई है 12√3, ठीक है। तो इस √3 से √3 कट जाएगा, 2 उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो a जो है वो आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। और समबाहु त्रिभुज का जो अक्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4a², ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली √3/4 और a² यानी कि 24 गुणा 24, तो 4 6 24, 24 5 120 और 24 144, तो यह आ जाएगा 144√3, ठीक है। तो ये है हमारा जो समबाहु त्रिभुज का अक्षेत्रफल। ऐसे ऐसे आप बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आप बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, आपको बेसिक अप्रोच जो है वो लगाने आनी चाहिए, तभी आप जो है क्वेश्चंस को बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक बार आप लोगों के लिए लिख देता हूं।
तो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि ए जो है वो किसी काम को करने में ए प्लस बी दोनों से, यानी कि दोनों उस काम को जितने दिन में करेंगे उससे 27 दिन ज्यादा लेता है। बी उसी काम को करने में ए प्लस बी यानी कि दोनों के काम करने से 12 दिन ज्यादा लेता है। तो आपको बताना है कि बी उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो आप वीडियो को पॉज करिए, एक बार ट्राई करिए 20 से 30 सेकंड और फिर वापस आके इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो आपको जो चीज दी थी वो ये थी कि ए दोनों से कितने दिन ज्यादा लेता है, 27 दिन। बी दोनों के काम करने से कितने दिन ज्यादा लेता है, 12 दिन। इस तरीके का कई जो भी आपको क्वेश्चन मिले, इसकी बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, इसको प्रूफ के उसमें नहीं जा रहा हूं मैं। तो अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब भी आपको ऐसा कुछ दिया जाए, ए दोनों से इतने दिन ज्यादा लेता है, बी दोनों से इतने दिन ज्यादा लेता है, तो उस केस में अगर आपको निकालना है ए प्लस बी दोनों कितने दिन में करेंगे, ये आपको अगर निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली अंडर रूट कर देना है दोनों वैल्यू को, यानी कि 27 गुणा 12। ठीक है, इस तरीके का जब भी आपको क्वेश्चन मिले, आपको सिंपली अगर दोनों का काम निकालना है कि दोनों कितने दिन में करेंगे, तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। ये आएगा अंडर रूट ऑफ 324 और ये होगा 18 सेंटीमीटर, सॉरी 18 डेज। ठीक है, बहुत आराम से आपने निकाल लिया, कुछ नहीं करना था। और अब आपको पता है कि जो बी है, बी का हमसे पूछा है, तो बी उसी काम को करने में ए प्लस बी से 12 दिन ज्यादा लेता है। अब ए प्लस बी उस काम को 18 दिन में कर रहे हैं, इसका मतलब बी उस काम को कितने दिन में करेगा, 18 प्लस 12 यानी कि 30 डेज। ठीक है, क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, सिर्फ आपको ये चीज नोट करनी है कि अगर उसको दोनों से ज्यादा दिया तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख देता हूं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि एक आदमी है, वो अपनी आय का, अपनी इनकम का 1/4 भाग भोजन पर खर्च करता है, 2/5 भाग कपड़ों पर खर्च करता है, 3/10 भाग जो है वो किराए पर खर्च करता है। तो आपको बताना है कि अगर उसके पास जो शेष राशि है, अब जो उसके पास रुपए बचे हैं, अगर वो 1500 रुपये हैं तो उसकी जो टोटल आय है वो कितनी है। इसको बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है, वैसे तो 1-2 तरीका मैं आपको बता देता हूं। एक नॉर्मल सी अप्रोच जो होती है, बहुत सारे लोगों ने लगाई भी होगी, कि आप क्या कर सकते हो कि इनकी जो नीचे वाली वैल्यू है, इस केस में मैं एक चीज और बता देता हूं कि इस तरीके के ना 2 क्वेश्चन 2 टाइप बनते हैं। जैसे एक तो ये कि आपको सिंपली जैसे यहाँ पे दिया हो कि 1/4 भोजन पर, 2/5 के कपड़ों पर, 3/10 किराए पर। एक दूसरा टाइप इसका बनता है कि 1/4 भाग भोजन पर खर्च कर दिया, शेष का 2/5 भाग कपड़ों पर, और अब जो बचा उस शेष का यहाँ पे, और फिर आपको शेष दिया जाए, तो उसको फिर आगे किसी प्रैक्टिस सेट में करवाऊंगा। अभी के लिए आप देख लो कि इसको एक नॉर्मल अप्रोच जो होती है वो होती है कि जो नीचे वाली वैल्यू है इनका एलसीएम मान लो आप, उसकी टोटल इनकम, जैसे 5, 4 और 10 का जो एलसीएम है वो है 20, यानी कि अगर आप 20 उसकी टोटल इनकम मानोगे तो उसका 1/4 भाग भोजन पे खर्च किया है यानी कि 5, उसका 2/5 भाग कपड़ों पे खर्च किया है, 5 चौका 20, 4 दूनी 8 यानी कि 8, और उसका 3/10, 10 से इसको आप भाग दोगे, 10 दूनी 20 और 3 दूनी 6, यानी कि 6 पार्ट जो हैं वो उसने भोजन किराए पर खर्च किए हैं। तो उसने कितना खर्च कर दिया, 8 और 6 14 और 5 19 भाग उसने खर्च कर दिए, और 1 भाग हमारे पास बचा है, उस 1 की वैल्यू हमारे पास दी है 1500। तो आपको निकालनी है 20 की, तो आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 दूनी 30 और ये हो जाएगी 30,000। 15 दूनी 30, 3 0 है, हाँ 30,000 रुपये आ जाएगी उसकी इनकम। तो एक तो ये थी अप्रोच कि आप इसको जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऐसे कर सकते थे। अदरवाइज अगर आपको इनकी परसेंटेज पता है तो भी आप इसको परसेंटेज में कर सकते हैं। कैसे, जैसे आपको ये पता है कि 1/4 जो होता है वो होता है 25%। उसके अलावा 2/5, 1/5 आपको पता है 20% होता है, तो 2/5 जो है वो होगा 40%। उसके अलावा जैसे यहां पर 3/10 दिया है तो 1/10 10%, तो 3/10 30%। जैसे आपने देख लिया 40 और 30 70, 20 90 और 5 95, यानी कि उसने 95% जो अपनी इनकम है वो खर्च कर दी। तो अब उसके पास बचा है 5% जो इनकम है वो है 1500, और 100% का मतलब है कि इसकी 20 गुना और इसका भी आप 20 गुना करोगे तो वो आ जाएगा 30,000।
तो इससे भी कर सकते हो, आप मान के भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। तो अभी के लिए आप इसको इतना देख लो, जब हम इसको चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो उसमें इसके और भी बहुत सारे तरीके जो हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। तो हम भी इन सारी चीजों पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे भी यही उम्मीद है कि एटलीस्ट आप लोगों को बताएं, लोगों को दिखाएं कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरीके की आपको प्रैक्टिस करनी है, तो ये चीज आपको करनी है, वो उतना आप एटलीस्ट कर सकते हैं। तो उसी कड़ी में अब अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, शायद नंबरिंग में हो सकती है कुछ गड़बड़ हो। तो एक क्वेश्चन है, इफ 2a/5 प्लस 3a/8 प्लस 5c/9 और उसके अलावा दिया है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 4180, तो आपको बताना है कि फाइंड b। ठीक है, ये सारी चीजें हमें दी हुई हैं कि 2a/5 ये इज इक्वल टू है, प्लस नहीं है, ये इज इक्वल टू है कि 2a/5 इज इक्वल टू 3a/8 इज इक्वल टू 5c/9। इस तरीके के और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिनमें इस तरीके की आपको इक्वेशन बन जाती हैं। तो आपको a प्लस b प्लस c दिया हुआ है 4180, तो आपको बताना है कि b की वैल्यू क्या है। आप ट्राई करिए और फिर वापस आइए। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको जो करना है वो सिर्फ इतना करना है कि जो भी ऊपर वैल्यू दी हुई है 2, 3 और 5, इनका एक कॉमन मल्टीपल ले लो या एलसीएम ले लो। जैसे 5, 3 और 2 का एक कॉमन मल्टीपल है 30, तो आप क्या करो, तीनों को 30 से डिवाइड कर दो। ठीक है, यहीं पे आपने क्या किया, ऊपर वालों का एक कॉमन मल्टीपल या एलसीएम लिया और नीचे वाले मतलब इसको डिवाइड कर दिया 30 से तीनों को। अब इसको जब 30 से करोगे तो ये 15 बार कटेगा, 3 से ये 10 बार कटेगा, 5 से ये 6 बार कटेगा। नीचे वालों की जो प्रोडक्ट है एक्चुअल में वही ए बी सी, सॉरी ये यहाँ पे बी है, यही है ए बी सी की रेशो, जो कि यहाँ से आएगी 15 × 5 = 75, 10 × 8 = 80 और 9 × 6 = 54। तो आप डायरेक्टली यहाँ से जो है वो रेशो निकाल सकते हो। एक बार फिर से देख लो मैंने क्या किया, मैंने किया ऊपर वालों का एलसीएम लिया, उससे डिवाइड कर दिया तीनों नंबरों को, इससे ये कट गया, इससे ये, इससे ये। अब नीचे वाली जो प्रोडक्ट है वही है इनका रेशो, तो आपने निकाल लिया a प्लस ए बी सी का रेशो। अब इनको अगर मैं जोड़ूं तो ये कितना आएगा, 75, 75, 150, 155 और 54, 209। इस 209 की जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 4180, यानी कि ये कितना, इसका 20 टाइम्स है। और हमें निकालना है b यानी कि 80 की वैल्यू, तो इसको भी 20 टाइम्स करेंगे, यानी कि आ जाएगा 8 दूनी 1600। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, समझ गए। इस तरीके की जब भी आपको इक्वेशन मिलेगी तो आपको इस तरीके से इसको अप्रोच करना है, इस तरीके से आपको करना है। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए पेपर्स में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए एक बार लिख देता हूं। तो अगला जो क्वेश्चन है ये है बोट एंड स्ट्रीम से, और क्वेश्चन ये है कि एक आदमी है वो धारा के अनुकूल यानी कि डाउनस्ट्रीम में 4 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। उसके अलावा अपस्ट्रीम में यानी कि धारा के विपरीत जो है 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। तो आपको बताना है कि जो नाव है उसकी चाल और जो धारा है उसकी चाल है, आपको बतानी है। बोट एंड स्ट्रीम के मुझे मैसेजेस मिले थे, कमेंट मिले थे कि बोट एंड स्ट्रीम पढ़ा दो पहले। तो बोट एंड स्ट्रीम की 2 से 3 बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसकी 2 वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, बोट एंड स्ट्रीम वहां पे लिखा हुआ होगा, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। बहुत एक ही ग्राफ में पूरा बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन किस तरीके से किए जा सकते हैं ये मैंने वहां पे बताया हुआ है। तो इसी तरीके से जब आप यहाँ पे करेंगे, एक ग्राफ बनता है जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ इसके 4 डिब्बे बनते हैं, ठीक है। और वो क्या क्या बनते हैं, ये होता है धारा के अनुकूल, ये होता है धारा के विपरीत, ये होता है नाव की चाल, ये होती है धारा की चाल। यानी कि हमें इन दोनों की रेशो निकालनी है, क्या होगी। तो ये मैंने आपको वहां पे बताया भी था कैसे होता है कि अगर मैं इसको मान लो ये x है और ये y है, तो ये होता है x माइनस वाई बाई 2 और ये होता है x प्लस वाई बाई 2, ये होता है x माइनस वाई बाई 2।
ठीक है, तो अब ये दोनों कहां से आएंगे, आपको पता है कि धारा के अनुकूल 4 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, इसका मतलब ये 1 घंटे में 15 किलोमीटर जाएगा। दोनों को 15-15 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, इसको भी 15 से, इसको भी 15 से, यानी कि 15 चौका 60, 60 मिनट यानी कि 1 घंटा, यानी कि 1 घंटे में 15 किलोमीटर यही होती है चाल, यानी कि धारा के अनुकूल जो चाल है वो है 15 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से जब ये 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, यानी कि 60 मिनट में 6 किलोमीटर, तो यानी कि ये आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। अब ये होता है x + y/2, यानी 15 और 6 21/2, यानी कि 10.5, और ये होता है x - y/2, यानी कि 15 में से 6 गया 9/2, यानी कि 4.5। अब आप इसको काट सकते हो, 15 × 3 = 45 और 15 × 7 = 105, यानी कि ये आ जाएगा 7:3। ठीक है, तो जो आपसे पूछा था नाव की चाल और धारा की चाल, उसकी रेशियो हमारे पास आ जाएगी 7:3। ये था हमारा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7। अब है क्वेश्चन नंबर 8। आपको दिया है कि दो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम जो है वो है 495, जो एचसीएफ है वो है 5, और जो दोनों का जोड़ है, मान लो उनको एक्स और वाई ही मान लो, तो दोनों का जो जोड़ है वो आपको दिया हुआ है 180। तो आपको बताना है कि छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, दो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम है 495, एचसीएफ है 5, और x + y, यानी कि अगर उन दोनों संख्याओं को x और y में बोले तो उनका जोड़ है 180। आपको बताना है कि जो छोटी संख्या है वो क्या होगी। तो आप इसको ट्राई करिए और उसके बाद फिर वापस आइए, फिर हम करते हैं इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन। तो एक चीज आपको बहुत पहले से मैं बता रहा हूं, हर वीडियो में जो भी इस टॉपिक पे बनी है उस पर बताया है कि अगर आपको दो संख्याएं दी हुई हैं, उनकी जो प्रोडक्ट है यानी कि उनकी जो मल्टीप्लाई है वो इज इक्वल टू होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो संख्याओं की गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होती है। यहां पे अगर वो संख्याएं हमें दी हुई हैं एक्स और वाई में, उनको मान लेते हैं वो संख्याएं x/y में है, यहाँ पे ये मैं मान रहा हूं, ये सिर्फ आपको जोड़ दिया हुआ है। तो क्योंकि जो एचसीएफ है वो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि एक्चुअल में वो संख्याएं 5x और 5y होंगी। तो ये आपको जो जोड़ दिया है ये 5x और 5y का है। मेन चीज है कि ये संख्याएं हैं जिनका जोड़ है। तो आप अगर उन संख्याओं को x/y में मानेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है, यानी कि एक्चुअल में वो संख्या जो आएंगी वो आएगी 5x और 5y, और आपको निकालनी है ये सारी वैल्यूज। ठीक है, अब आपको पता है प्रोडक्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ होती है, तो प्रोडक्ट अगर आप इनकी करेंगे तो वो होगी 5x इंटू 5y इज इक्वल टू एलसीएम है 495 और एचसीएफ है 5। इससे ये कट जाएगा, 5 से इसको आप काटोगे तो 5 निमा, तो x और y जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 99। यहां से इसके दो फैक्टर बन सकते हैं, एक तो बन सकता है 11 और 9, और दूसरा बन सकता है 33 और 3, यानी क्या, तो x और y की जो वैल्यू 11 और 9 हो सकती है, तब इनकी प्रोडक्ट 99 है, या फिर जो 33 और 3 है वो हो सकती है। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चेंज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये चीज पॉसिबल नहीं है इस क्वेश्चन में यहां पे, क्योंकि हमने x और y में माना है, तो x और y की 33 और नहीं मान सकते। तो इस क्वेश्चन की थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ 100 आप लिख लें, और अब इस क्वेश्चन में आपको निकालना है छोटी संख्या क्या होगी। ये चीज यहाँ पे इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने x/y में माना है। तो x/y में मानने का मतलब यही होता है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज कर लें, यहाँ पर दोनों संख्या को जोड़ 100 कर लें, और अब आपको बताना है छोटी संख्या, बाकी सारी चीजें सेम हैं। तो अब यहाँ पे अगर इसके दो फैक्टर निकल के आएंगे, ये फैक्टर पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसलिए पॉसिबल नहीं है कि इसमें 3 जो है वो कॉमन है, यहाँ पे x और y में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास एक ही फैक्टर निकल के आएगा 11 और 9, और आप जोड़ के भी देख लेंगे तो 11 और 9 20, और 5 इनका है एचसीएफ, तो 20 × 5 = 100, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से आप कोई भी, हमें तो छोटी संख्या निकालनी है, तो ये है 9 और एचसीएफ है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 9 × 5 जो कि आएगा 45। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन
आना चाहिए। इस तरीके का स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज है, वो आप आराम से कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमें दिया हुआ है एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। हम शायद क्वेश्चन नंबर 8 में पहुंच गए होंगे, कि उसमें दिया हुआ है कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस, जो बस की स्पीड है वो है 54 किलोमीटर पर आवर, और उसके अलावा हमें दिया है कि इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस, जो बस की स्पीड है वो है 45 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है कि वो बस एक आवर में कितनी देर रुकती है। ठीक है, विद एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज और इंक्लूडिंग का मतलब मैं बता देता हूं कि बिना रुके, यानी कि जो स्टॉपेज है उसके जहां जहां वो रुकती हैं उसको काउंट नहीं करना है। तो उसके अलावा जो बस की उस जो स्पीड है वो है 54 किलोमीटर आवर। और अगर उनको इंक्लूड कर दें, यानी कि जहां जहां भी वो रुकी हैं, जैसे जो आप मान के चलें कि कोई भी एक डिस्टेंस है 100 किलोमीटर की, अगर कोई बस 20 किलोमीटर के हिसाब से जाएगी तो इसको यहाँ पे 5 आवर्स लगेंगे जाने में। लेकिन अगर ये बीच बीच में रुक रुक के चल रही है कहीं पे भी, तो इसको यहाँ जाने में ज्यादा टाइम लगेगा। कि मान लेते हैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी रुक के यहाँ से 7 घंटे में गई है, तो अब इसकी जब स्पीड निकलेगी वो 100/7 यानी कि 20 से कम हो जाएगी। यानी कि अगर कोई बस रुक रुक के जाएगी, अगर उस टाइम को हम काउंट करेंगे तो उस केस में हमारा टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ लें कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस यानी कि बिना रुकाव के उसकी स्पीड है 54 किलोमीटर आवर, और इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस उसकी जो स्पीड है वो 45 किलोमीटर आवर। तो एक आवर में बस कितनी देर रुकती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो कई सारे तरीकों से कर सकते हैं। एक नॉर्मल सा तरीका मैं आपको बता देता हूं कि जैसे इसके आप एक डिस्टेंस मान लें, जैसे जो बिना स्टॉपेज है वो है 54 और जो स्टॉपेजेस के साथ है स्पीड है वो है 45 किलोमीटर पर आवर। अब आपने इनकी जो एक कॉमन मल्टीपल आप डिस्टेंस मान लें, जैसे 54 के और 45 का एक कॉमन मल्टीपल हमारे पास आएगा, जैसे 54 9 6 का 54 9 5 45 9 6 का 6 5 30 निमा 270, तो 270 आ जाएगा इनका एलसीएम। तो ये मान ली हमने एक कॉमन दूरी। अब 270 किलोमीटर जाने में इस स्पीड से उसको कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे। अब इस स्पीड से उसको वहां जाने में कितना लगेगा, 6 घंटे। ठीक है, तो अब आप यहां पे क्या देख पा रहे हो कि जब वो बस बिना स्टॉपेजेस के गई, यानी कि वो कहीं नहीं रुकेगी, तो वो 5 घंटे में पहुंच जाएगी। लेकिन अगर वो बस कहीं पे रुकती रुकती जाएगी तो वो बस वहां तक पहुंचने में 6 घंटे लगाएगी। यहां से आपने क्या देखा कि 5 घंटे उसको चलने के लिए 1 घंटा, यहां से अब उसको 1 घंटा लग गया। इसका मतलब है 5 आवर में वो बस 60 मिनट रुकी होगी। तो इसका मतलब है कि वो 1 आवर में कितनी रुकेगी, 12 मिनट रुकेगी। यही हमसे पूछा था कि वो 1 आवर में कितने मिनट रुकेगी। एक गिलास पानी दिए। ठीक है, यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि 1 आवर में वो कितनी देर रुकेगी। तो अब करते हैं इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है वो लिख देता हूं एक बार। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए लिख दिया है। क्वेश्चन ये है कि चावल के दाम में 20% कमी होने से राम 120 रुपए में 6 किलो चावल अधिक खरीदता है, तो चावल का वास्तविक मूल्य क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये मैंने करवाया भी है जब परसेंटेज हम पढ़ रहे थे। एक बार फिर से देख लें, एक नई तरीके से मैं आपको इस क्वेश्चन को बताता हूं। जैसे कि होता क्या है, मैंने आपको परसेंटेज में बताया था कि अगर आप किसी चीज में 20% का इंक्रीमेंट करते हैं, यानी कि या फिर आप किसी चीज के प्राइस में 20% बढ़ाते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी जो खपत है वो 25% कम करनी पड़ती है। ठीक है, यानी कि अगर जो है वो 20% आप बढ़ाओगे तो खपत आपको 25% कम करनी पड़ेगी, तब जाके वो बात बनेगी। ठीक है, सॉरी ये 25% नहीं, ये होगा। ठीक है,
यानी कि अगर 20% बढ़ा है तो आप 16 से 2/3% उसको घटा देंगे तो वो इक्वल आएगा। जैसे 16 से 2/3% कितना होता है, 16×3 = 48 और जो 50/3%, आप मान के चले कि मान लो 100 रुपये हैं, इसमें आप 20% का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो होगा 120। अब इसमें आप इतना डिक्रीमेंट करेंगे यानी कि 50/3%, और ये इसका 50/3% निकाल लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 3 चौके 12 और 5 चौका 20, यानी कि अब आप 50/3% घटा दोगे इसमें से तो भी ये वापस 100 पे ही आ जाएगा। ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है। अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन में इसका क्या यूज हो सकता है वो चीज मैं आपको बता देता हूं। यहां पे क्या है, पहले कम दिया हुआ है यानी कि 20% जो है वो कमी दी हुई है प्राइस में। 20% कमी का मतलब है कि 25% की बढ़ोतरी उसको इक्वल कर देगी, ठीक है। यानी कि अगर प्राइस में 20% कमी आई है तो क्वांटिटी हम 25% ज्यादा खरीद पाएंगे उतने ही मूल्य में। ये चीज आप समझ लें कि अगर किसी चीज का प्राइस 20% कम हुआ है तो उसी वस्तु को, उसी जो भी उसकी क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को उतने ही रुपए में हम 25% ज्यादा खरीद पाएंगे। ये चीज आप समझ लीजिए। अब जैसे यहां पे था 20% की कमी हुई थी तो हम 25% ज्यादा खरीद पाएंगे। 25% का मतलब है 1/4। तो यहां से अगर मैं जो क्वांटिटी है उसको A मान लेता हूं तो A का 25% हम ज्यादा खरीद पा रहे हैं तो ये है 1/4, और ये एक्चुअल में दिया हुआ है 6 kg। यहां से जो A है वो आ जाएगा हमारा 6 चौका 24, और A था हम कितनी वैल्यू पहले खरीद पा रहे थे, यानी कि जो पहले हम खरीद पा रहे थे वो था 24 kg और हमारे पास रुपये थे 120। तो अगर मुझे प्राइस निकालना है तो वो 120 / 24, 24 पंजे 120 यानी कि 5 रुपये पर kg में निकाल सकता हूं। फिर से बता देता हूं क्या हुआ कि अगर आप किसी वस्तु की कीमत 20% कम करते हैं तो उतने ही रुपए में हम उसकी 25% क्वांटिटी ज्यादा खरीद पाएंगे। ये चीज आप परसेंटेज में पढ़ चुके हो। यहां पे हमने क्या किया, उस वस्तु की जो क्वांटिटी हम खरीद पा रहे थे उसको मैंने मान लिया A। अब क्योंकि इसका 25% यानी कि इसका 1/4 ज्यादा खरीद पा रहा हूं, उसकी वैल्यू है 6, तो यहां से A आ गया 24 और 120/24 = 5 रुपये पर kg आ गया। अदरवाइज आप इसको एक और चीज मान भी सकते हैं कि अगर आपको वास्तविक मूल्य निकालना हो इस तरीके के क्वेश्चन में तो आप क्या कर सकते हैं, अमाउंट यानी कि जो भी आपकी राशि है इनटू जो भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज आपको दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा 100, अगर इंक्रीज है तो प्लस, अगर डिक्रीज है तो माइनस, और मल्टीप्लाई बाय जो क्वांटिटी है। ये फॉर्मूला भी आप कर सकते थे, वहां पे भी मैंने इसको नोट करवाया है। इस फॉर्मूले में पुट करके कैसे निकल सकता है ये क्वेश्चन कि अमाउंट आपको दी है 120, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज या डिक्रीज दिया है 20% यानी कि मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100, क्योंकि यहां पे डिक्रीमेंट दिया है तो 100 - 20 यानी कि 80, और मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी 6 ज्यादा, तो 20 चौका 80, 6 चौका 24 पंजे 120। तो यहां से भी आप 5 रुपये पर kg निकाल सकते हो, ठीक है। तो तरीके बहुत सारे हैं किसी भी क्वेश्चन को करने के, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा जो तरीका है किस क्वेश्चन में अच्छे से समझ पाते हो। तो हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। एक इस सेट के अलावा एक डाउट मुझे आया था और वो क्वेश्चन पेपर में भी आया था, एक बार वो भी देख लो कि हमें एक क्वेश्चन दिया था कि 33 आर्टिकल बेचने पर 11 आर्टिकल के एसपी के बराबर प्रॉफिट होता है, तो हमसे पूछा था कि जो प्रॉफिट परसेंट है वो क्या होगी। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे आया था और किसी ने भेजा भी था, हमारे ग्रुप में भी किसी ने डाला हुआ था एक क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी देख लो, इसको बहुत आराम से, बहुत आसान क्वेश्चन, आप लोगों को आइडिया भी हो गया होगा। इसको आप कई सारे तरीके से कर सकते हैं। इसका पहला एक तरीका है कि आप 33 वस्तुएं हैं, उनका जो एसपी है वो 33 ही मान लें। और इसके लिए आपको एक बेसिक चीज पता होगी कि जो सेलिंग प्राइस होता है
और प्रॉफिट और सीपी में क्या रिलेशन होता है कि अगर हम सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा देते हैं तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाता है। ये चीज आपको पता होगी। तो अब अगर आप एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया मानते हो यहां से, तो आप 33 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 33 होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस टोटल हो जाएगा 33। अब आपको पता है 11 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको प्रॉफिट हुआ है, और 11 एक आर्टिकल का हमने 1 माना है, तो 11 का मतलब 11 इज इक्वल टू सीपी, यानी कि हमारा जो सीपी है वो आ जाएगा 22। तो अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो प्रॉफिट जो कि है 11 डिवाइड बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 100, 11 दूनी 22, 2 से 50, यानी कि 50% प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी आप कर सकते हो, अगर आपको ऐसे मानना नहीं है। वो कैसे कर सकते हो कि आप सिंपली इतना लिख लो, ये चीज आपको अगर पता है तो आप क्या करो, आपको पता है सेलिंग प्राइस ऑफ 33 यानी कि 33 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, इसमें से अगर मैं सेलिंग प्राइस ऑफ 11 घटा दूं जो कि प्रॉफिट है, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको पता है। अब यहां से क्या कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 33 में से 11 गया, यानी कि एसपी 22 इज इक्वल टू सीपी 33। यहां से सीपी बाई एसपी आप निकाल लो, जो कि आएगा 2/3। और आपको पता है अगर कोई वस्तु 2 की खरीद के 3 में बेची है, यानी कि 1 का प्रॉफिट है 2 पे, तो यहां से भी आप बता सकते हो कि ये 50% होगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं। तो एक अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं कि एक शायद नंबरिंग में मेरे को याद नहीं है, लेकिन 11-12 ऐसा कुछ होगा। 10 व्यक्ति हैं, इनका जो औसत वजन है वो है 42 kg। अब कह रहे हैं कि 11वां व्यक्ति है जिसका वजन है 86 kg। इसको आने पर नया औसत बताओ क्या होगा। ठीक है, 10 व्यक्ति हैं जिनका औसत वजन है 42 किलो। 11वां व्यक्ति आया जिसका वजन है 86 kg। तो आपको बताना है कि अब नया औसत क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को वैसे हमने एवरेज में पढ़ा था, लेकिन एक बार बता देता हूं कि जैसे हमें दिया है कि 10 व्यक्ति हैं जिनका औसत वजन है 42 kg। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर 11वां जो व्यक्ति है वो 42 kg का ही आ जाता तो क्या औसत में कोई फर्क आता? भाई 10 व्यक्ति हैं जिनका औसत वजन है 42 किलो। अब 11वां व्यक्ति अगर 42 किलो का ही आ जाता तो क्या कोई चेंज आता? बिल्कुल भी चेंज नहीं आता, क्योंकि 11वां व्यक्ति भी हमारा 42 किलो का ही आ गया, तो हमारे पास कोई चेंज नहीं है। लेकिन अब हुआ क्या कि 11वां व्यक्ति 86 kg का है, यानी कि 42 kg का नहीं, इसमें प्लस 44 kg भी है। ठीक है, यानी कि वो सिर्फ यहां पर 42 kg का नहीं है, वो 42 kg प्लस 44 kg का और है, ये वजन एक्स्ट्रा और भी है। और आपको पता है कि औसत में जो एक्स्ट्रा वजन है वो बाकी सब लोगों में डिवाइड होता है, यानी कि अब हो गए 11 लोग, ये 44 kg वजन अब 11 लोगों में बटेगा, यानी कि 4 kg पर व्यक्ति आएगा। तो अब जो औसत हो जाएगा वो हो जाएगा 42 प्लस 4 40 kg। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे औसत पर क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। औसत की मैंने बताया भी था कि हमने पढ़ा हुआ है औसत, आप प्लेलिस्ट में जाके उसकी वीडियोस देख सकते हैं, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पता नहीं, फिर भी 12 डाल देता हूं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक भिखारी है, उसके पास 50 सिक्के हैं, और वो सिक्के हैं 50 पैसे व 25 पैसे के। ठीक है, एक भिखारी है जिसके पास 50 सिक्के हैं, 50 पैसे और 25 पैसे के, कुल राशि 15 रुपये हैं। तो आप ये बताओ कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। ठीक है, एक कोई भी भिखारी है, उसके पास हमें दिया हुआ है कि 50 सिक्के हैं,
और आपको यह भी बोला गया कि वो सिक्के 50 पैसे और 25 पैसे के हैं और टोटल जो अमाउंट है वो है 15 रुपये। तो आपको बताना है कि उस भिखारी के पास 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। आप ट्राई करिए, फिर वापस आइए, फिर करते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है कि मैं मान लेता हूं कि उसके पास 50 पैसे के जो हैं वो सिक्के हैं x, 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो हैं y। आप इसको 50 माइनस x भी कर सकते हैं क्योंकि 50 सिक्के टोटल दिया हुआ है, आप कैसे भी करिए। अब आपको पता है कि अगर मैं इसको रुपयों में चेंज करूं, आप चाहो तो इसको पैसों में भी चेंज कर सकते हो कि आप 15 रुपए का आपको पता है कि 1500 पैसे हो जाएंगे, तो आप इसको चाहो तो पैसों में भी चेंज कर सकते हो, क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर आप इसको रुपयों में चेंज करोगे तो आपको पता है 50 पैसे के सिक्कों को रुपयों में 2 सिक्के 1 रुपए के बराबर होंगे, यानी कि अगर यहां से रुपयों की बात करूं तो अगर उसके पास x सिक्के हैं तो उसके पास 1/2 ऑफ x इतने रुपये होंगे, यानी कि जितने सिक्के उसके आधे रुपये होंगे, यानी कि 1/2 ऑफ x 25 पैसे के सिक्कों में क्या होगा 1/4 होगा y का, और हमारे पास जो टोटल सिक्के हैं वो है 50। ठीक है, आपको और कुछ नहीं करना है, आप सिंपली ये कर लें कि यहां से आप देख सकते हैं बहुत आराम से। आप चाहो तो इस 4 को हटा भी सकते हो, उस साइड ले जा सकते हो, लेकिन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहां से देख सकते हैं कि x की वैल्यू आप 40 पुट कर दें, y की वैल्यू आप 10 पुट कर दें, क्योंकि 40/2 यानी कि 20, सॉरी आप इतने तो नहीं पुट कर पाओगे, आप इसके 40 नहीं, 50 पैसे की नहीं, आप क्या करो 25 पैसे के सिक्कों को 40 मान लो और यहां से जो 50 पैसे के वो 10 आप मान लो, तो यहां से 10 सिक्कों से ये आ जाएगा 5 रुपये, और यहां से ये 40 डिवाइड बाई 4 ये आ जाएगा 10 रुपये, यानी कि 10 और 5 15 आ जाएगा। इस तरीके से जो है आप निकाल सकते हो। आप चाहते तो इसको एलसीएम लेके उस साइड भी ले जाके ये इक्वेशन बनती 2x + y = 200। आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ता, तो आप यहीं पे मान ले, इस तरीके से जो है आप निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की प्रैक्टिस सेट। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके के और भी हमारी बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, इसी तरीके से आते रहेंगे। तो आप सपोर्ट करिए, थोड़ा सा लोगों को बताइए, और थोड़ा सा आप लोगों का साथ चाहिएगा। आप लोगों का अप्रिसिएशन हमेशा वेलकम है। तो इसी तरीके की और भी वीडियोस के साथ फिर से मिलेंगे। तो आपका दिन शुभ रहे। गुड नाइट, टेक केयर।